Assalamu alaikum, student. In today's lecture, we will discuss about forming a freshwater prawn. As you know, in previous lecture, we have discussed about the freshwater prawn culture, and in previous lecture, I told about the general characters and general features, how the prawn can be differentiated from the other species, and how we can culture the prawn. And here are the general features that you should know before forming and construction of the pond for prawn culture. सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले ये कि आपने जब भी प्रॉन को कल्चर करना है तो आपका फॉर्म की लोकेशन क्या होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि जहाँ पे आपने प्रॉन कल्चर के लिए पॉन्ड बनाना है तो वो फ्रेश वाटर एरिया होना चाहिए, ठीक है। या रिवर हो सकता है, लेक हो सकती है। देन यू नीड सम फॉर्म परमिट्स, देन फार्मिंग स्ट्रेटजीज हैं कुछ, फिर आपने पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कौन सी स्पीशी आप वहाँ पे कल्चर कर सकते हैं, और आपने फीड उसको कौन सी प्रोवाइड करनी है, कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी आप पॉन्ड के अंदर या टैंक के अंदर रख सकते हैं, आपने मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है उसको, और एट द एंड हार्वेस्टिंग और यील्ड आपको कितना मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉर्म की लोकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसिक कंपोनेंट। ये बहुत सुटेबल है, चाहे आप लार्वा के लिए बना रहे हैं या फिर आप ग्रो आउट फेज के लिए बना रहे हैं, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन आपने हमेशा फ्रेश वाटर बॉडीज के नज़दीक करनी है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इमरजेंसी जनरेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसेंशियल कंपोनेंट है। इन चीज़ों का भी आपने माइंड में रखना है while construction of a pond. Then you need some permits, construction permit from the Corps of Engineer, aquaculture permit from the state and local permit. Then farming strategies, किस में कल्चर करना चाहते हैं, क्या एक्सटेंसिव कल्चर है, सेमी इंटेंसिव है या इंटेंसिव है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक्सटेंसिव कल्चर वो होता है जहाँ पे आपने बहुत कम केयर प्रोवाइड करनी है, और फिश जो है या फिर प्रॉन है या फिर श्रिम्प है, कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, that completely rely on the natural feed, ठीक है। वहां पे आपने इरेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती, यहाँ पे छोटा सा पंप आप उसको पॉन्ड के अंदर लगा सकते हैं। और एक्सटेंसिव में एरिया बहुत ज्यादा होता है, स्टॉकिंग डेंसिटी कम होती है, मैनेजमेंट बहुत कम होती है, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो ग्रो कर रहा होता है। सेमी इंटेंसिव इज इन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपने कंप्लीट केयर प्रोवाइड करनी है, सारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को मॉनिटर करना है, उसको फीड प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और आर्टिफिशियल फीड, 100% आर्टिफिशियल फीड पे जो ऑर्गेनिज्म है वो रिलाई कर रहा होता है। आपने स्टॉकिंग डेंसिटी हाई रखनी है, इरेशन आप बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, फीडिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव सिस्टम जो है ये मोस्ट प्रैक्टिसिंग सिस्टम है नॉवडेज इन एक्वाकल्चर, क्योंकि इसमें लेस एरिया में हम हाई बायोमास रख सकते हैं, लेकिन बाकी आपने स्ट्रेटजीज को मेंटेन करना है, जैसे कि वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिजीज है तो उसको आपने फौरन से सेपरेट कर देना है, ये ना हो कि पूरा स्टॉक जो है उसमें डिजीज स्प्रेड हो जाए। तो जहाँ पे इसका फायदा है वहां पे इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन वाटर क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर जो है फ्रेश वाटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो हैचिंग होती है तो लार्वा जो बनता है लार्वा को 1 से 3 दिन तक ब्रैकिश वाटर चाहिए। ब्रैकिश वाटर कैसे बनेगा, जब आपने फ्रेश वाटर के अंदर आपने साल्ट वाटर को मिक्स कर देते हैं तो वो फ्रेश ब्रैकिश वाटर बन जाता है, ठीक है। अब आपने फौरन से ऐसा नहीं करना कि हैचिंग के बाद आपने थोड़ा सा मेरीन वाटर लिया यानी कि सी वाटर लिया और उसको फ्रेश वाटर के साथ मिक्स कर दिया, बल्कि आपने ये ब्रैकिश वाटर ऑलरेडी पहले कम से कम 1 हफ्ता पहले बना के रखना है, और फिर हैचिंग के बाद लार्वा को इसमें ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। अब जो वाटर है उसकी हार्डनेस कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए हार्डनेस, का मतलब होता है पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ठीक है। जो बेयरेबल है वो 50 से 100 ppm है, ठीक है। तो इतना बेयरेबल है, इससे ज्यादा होगा तो वो डैमेज कर सकता है फिश को और इसके डिफरेंट ऑर्गन्स को। वाटर क्वालिटी पाउंड टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 68 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सैलिनिटी 0.5 से 35 ppt।
डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो लेस देन या इक्वल देन 5 ppm, ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो इट्स गुड। पीएच जो है वो 5 to 8.3। अनआयोनाइज्ड अमोनिया वेरी वेरी डेंजरस फॉर द ऑर्गेनिज्म, अगर ये पानी के अंदर रहेगा तो। और अमोनिया आता कहाँ से है? अमोनिया एक्चुअली इज द वेस्ट मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और ये जो है वो 0.01 ppm से कम होना चाहिए, ठीक है, ये कम है। और नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है ये भी कम होने चाहिए, और 1 या 60 ppm तक होने चाहिए, या इससे कम होने चाहिए। देन पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, पॉन्ड रेंज जो है वो 1 से 10 एकड़ तक आप उसको इतने एरिया को कंजर्व कर सकते हो पॉन्ड बनाने के लिए। और पॉन्ड की जो डेप्थ है वो 4 से 7 फीट तक हो सकती है। और नीचे आपने जो स्लोप बनानी है वो बिल्कुल जनरल बनानी है, मतलब बहुत ज्यादा आपने उसको स्लोप उसकी नहीं बनानी। और मेंटेन लेवल, बाकी जो चीजें हैं आपने उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, यानी कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर शुड बी ऑप्टिमम। देन हम अगर डेंसिटी की बात करें तो एक्सटेंसिव सिस्टम में डेंसिटी 0.2 से 5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपने रखनी है। सेमी इंटेंसिव में थोड़ी सी आपने ज्यादा रख देनी है डेंसिटी। इंटेंसिव में आपने मजीद इंक्रीज कर देनी है, और सुपर इंटेंसिव में मजीद इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो आप सुपर इंटेंसिव और इंटेंसिव सिस्टम में रख सकते हैं, क्योंकि इन सिस्टम्स में हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को खुद मॉनिटर करते हैं, और वाटर भी जो फीड है वो हम आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन यहाँ पे एक्सटेंसिव में बिल्कुल नेचुरल होती है, सेमी इंटेंसिव में नेचुरल भी होती है, सप्लीमेंट भी होती है। इंटेंसिव में आपने हमेशा सप्लीमेंट्री फीड ही प्रोवाइड करनी है, और सुपर इंटेंसिव में भी आपने सप्लीमेंट्री फीड ही देनी है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव सिस्टम में कोई इरेशन आप नहीं देते हो, यानी कि कोई आप पंप यूज नहीं करते उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। सेमी इंटेंसिव में सम टाइम छोटा सा पंप लगा दिया जाता है। और इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके बगैर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए आप कॉन्टिन्यूस एरेशन उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वाटर एक्सचेंज, यानी कि जो हम साइफनिंग कहते हैं, कि आपने टैंक के अंदर या पॉन्ड के अंदर या एक्वेरियम के अंदर जो डेली आप वाटर को एक्सचेंज कर रहे होते हो, थोड़ा सा वाटर निकालते हो। और वो वाटर हम इसलिए निकालते हैं कि उस वाटर के अंदर जो अमोनिया होता है, फिश का वेस्ट होता है, उसको हम निकाल दें ताकि वाटर के अंदर अमोनिया का लेवल कम हो जाए, ठीक है। वाटर एक्सचेंज यहाँ पे एक्सटेंसिव सिस्टम में टाइडल के जरिए हो जाता है, यहाँ पे इवेपोरेशन लॉस हो जाता है, और यहाँ पे आपने खुद उसको निकालना होता है वाटर को। हैचरी कंपोनेंट, ये कुछ बेसिक हैचरी कंपोनेंट्स हैं जो कि जब आपने अपना प्रोन कल्चर करना है तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि रेलिंग रेलिंग स्पेस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास हैच टैंक होना चाहिए, और उस टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लार्वा के रेयरिंग के लिए टैंक होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट लार्वा के रेयर करने के लिए जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर होनी चाहिए, और उसी टैंक को आप ब्रूड स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नर्सरी टैंक भी होना चाहिए, और नर्सरी टैंक की जो कैपेसिटी है वो 5000 लीटर होनी चाहिए, और पोस्ट लार्वा के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देन फ्रेश वाटर स्टोरेज टैंक होना चाहिए, ठीक है। और साल्ट वाटर स्टोरेज टैंक होना चाहिए। मिक्स स्टोरेज टैंक, यानी कि जब आपने आपका लार्वा जो है वो हैच हो जाएगा तो ब्रैकिश वाटर आपने मिक्स करना है, ब्रैकिश वाटर बनाना है, तो उसके लिए अलग से टैंक होना चाहिए। पंप मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्लास्टिक की बकेट्स बेसन्स कंटेनर्स होने चाहिए। फिर पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इक्विपमेंट होने चाहिए, फीड होनी चाहिए, केमिकल्स होने चाहिए। और पॉन्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपने उसको कल्चर करना है वो रेडिंग के लिए और मेंटेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन मैनेजमेंट, फर्टिलाइज पॉन्ड पीरियड टू स्टॉकिंग, ठीक है। जब जहाँ पे भी जिस पॉन्ड के अंदर भी आपने अपने प्रॉन को कल्चर करना है, वहां पे पहले आपने उसको फर्टिलाइज करना है, उसके बाद आपने उसको स्टॉक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो फूड प्रोवाइड करनी है वो 35 CP की होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी प्रोटीन आप उसको प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उसके अंदर भी प्रोटीन ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वही जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस इसको कंज्यूम करेंगे तो उनको भी प्रोटीन रिच डाइट मिलेगी, ठीक है। आपने ये प्रोटीन रिच डाइट श्रिम्प प्रॉन को कितनी प्रोवाइड करनी है? 3 से 5% उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपने प्रोवाइड करनी है एक दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इरेशन उसको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करनी है। देन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जो है बेस्ट मंथ होता है अक्टूबर के अंदर,
आप पूरे पॉन्ड को ड्रेन कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके मैनेजमेंट यानी कि इंटेंसिव सिस्टम है या सुपर इंटेंसिव सिस्टम है, तो ऐसा होता है कि इसमें जो वेस्ट के लिए चीज होती है ना, पूरा जो सिस्टम है वो सेपरेट होता है, तो पानी जो है वो इतना गंदा नहीं होता, तो आप उसी पानी को अगले कल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद आप उसको डायरेक्ट मार्केट के अंदर ले जाते हैं और फिर ड्राई करके उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। देन अगर आपने हार्वेस्टिंग करनी है तो पॉन्ड के अंदर जो है आप पुश नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एज यू इन द डायग्राम, ये जो है वो पुश नेट दिखाया हुआ है, जो कि हार्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ब्रूड स्टॉक वो होता है कि जब हमने एक अडल्ट फीमेल और मेल को लेना है, और वो मेल और फीमेल जो है वो इतने मिच्योर हैं कि दे कैन प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है। और उन गैमेट्स के जरिए हम उनको फर्टिलाइज करवा सकते हैं, लार्वा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगली जनरेशन को हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है। अब हमने एक बैरिड फीमेल वो होती है जिसके पास एग होते हैं। ठीक है। और उस वो वाली फीमेल हमने लेनी है जिसका वेट 40 ग्राम हो। ठीक है। और उसके अंदर जो एग की कैपेसिटी है वो 10,000 से 30,000 तक हो। और जो मेल है वो उसका साइज जो है वो 35 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है। ब्रूड स्टॉक जो है वो हमने ब्रूड स्टॉक या रेयरिंग पाउंड के अंदर रखना है। ठीक है। और उसका जो इनिशियल वेट है, इनिशियल जो स्टॉकिंग डेंसिटी है, वो 4 से 5 PL पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद जो है अडल्ट साइज जो है वो 2 पर मीटर स्क्वायर तक उसको कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये जो है ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो लेग्स हैं, दोनों के पास एक पेयर है लेग का, और इसकी लेग्स का साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। लॉन्ग लेग्स हैं, और जो लेग्स हैं वो मैट की तरह की अपीयरेंस उसके साथ बिल्कुल कवर है, और इसके क्लॉज भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसकी लेग्स जो है इसका साइज छोटा है, और इसका माउथ का साइज जो है वो भी डिफरेंट है, और इसका भी डिफरेंट है। ठीक है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। देन ग्रो ग्रोथ टू मेच्योरिटी में कितना टाइम लगता है? जब आपने स्टॉक करना है लार्वा को, और फिर आपने 7 माह तक इंतजार करना है। 7 मंथ तक जो है वो फिश जो प्रॉन है वो आपका बिल्कुल मिच्योर हो जाता है। ठीक है। आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। पोस्ट लार्वा ग्रो टू मेच्योरिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, फूड, इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है। मेच्योरिटी फीमेल और मेल की जो है वो हम एक्सटर्नल फीचर्स के जरिए उसको एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि उसकी ओवरी और टेस्टिस के साइज से। ठीक है। अब आपने जो ब्रूड स्टॉक है उसको कौन से फूड प्रोवाइड करनी है? ब्रूड स्टॉक को आपने 40 CP की प्रोटीन देनी है। फैट उसमें 10% होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 33%, ऐश 9%, फाइबर 8%, और ग्रॉस एनर्जी यानी कि मुकम्मल एनर्जी उसमें 4.3 किलो कैलोरी होनी चाहिए। देन हैच टैंक मैनेजमेंट क्या है? मैरिड फीमेल यानी कि जिसके पास एग्स होते हैं वो स्पॉमिंग के लिए रेडी है, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। और आपने क्या करना है कि फ्रेश वाटर, एक जो टैंक है जिसके अंदर आपने मैरिड फीमेल को रखना है, या फिर मेल और फीमेल जो कि ब्रूड स्टॉक है, वो आपने उसको रखना है वहां पे। तो उसका जो टैंक की कैपेसिटी है वो 500 लीटर है। ठीक है। और पूरा टैंक जो है वो 1000 लीटर कैपेसिटी का है, लेकिन 1000 लीटर आपने वाटर नहीं रखना, उसमें सिर्फ आपने 500 लीटर वाटर रखना है। ठीक है। और उसके अंदर आपने मैक्सिमम स्टॉक कितना करना है? सिर्फ 3 से 4 बैरेट फीमेल्स को रखना है। टेम्परेचर उसका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, और पीएच जो है वो 7 से 7.3 जो है पीएच होनी चाहिए। टैंक वाटर शुड केप्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ डर्ट एंड डिब्रिस। देन फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग एक्सपेंशन के लिए। पहली चीज़ तो ये कि ये कंपैटिबल होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। स्मॉल फार्मर जो है स्मॉल स्केल के ऊपर उसको अपने लैंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जहाँ भी आपने अपना फॉर्म बनाया है वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए मैंग्रोव मतलब श्रब्स की। ठीक है। और ना ही इन्वायरमेंट की। ठीक है। वहां पे सेलिनिटी जो है वो अप टू 5 PPT इज नॉर्मल, एंड लार्ज सुटेबल एरिया ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि वो फ्रेश वाटर हो। देन प्रॉन फार्मिंग, यानी कि अगर आप इसको कल्चर कर रहे हैं तो इसकी वजह से पोवर्टी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच डाइट है, और लोगों को अगर हम प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करेंगे तो देयर विल बी हाई चांस कि वहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी मालन्यूट्रिशन की कमी हो, मतलब कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन नहीं होगी, और लोगों में प्रोटीन
के डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है। सॉरी। तो मोर देन 80% फार्म लेस देन एकड़ एंड हैंडल्ड बाय स्मॉल फार्मर। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मोनोक्रॉप low yielding paddies now converting into farm producing high priced prawn and fish in rotation with the paddy. Pond embankment grow vegetables and fruits, fetching extra income and providing better nutrition. देन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसके, क्योंकि नर्सरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, और वाइल्ड ब्रूड स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग हो रही है। कमर्शियल फीड जो है वो इनएडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और दूसरा ये कि ये ज़्यादातर रेन वाटर के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, और प्रीमियर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज नेटवर्क की कोई श्योरिटी नहीं होती। देन हाई यील्ड, कितना यील्ड, अगर आपने एक्सटेंसिव सिस्टम में आपने प्रॉन को कल्चर किया तो आपको कितना फायदा हो सकता है टोटल, वो 500 kg पर हेक्टर आपको मिलेगा। अगर आपने इंटेंसिव में किया तो 1000 to 1500 kg पर हेक्टर आपको मिल सकता है। इंटेंसिव में 10,000 से 20,000 kg पर हेक्टर मिल सकता है। तो इन सब में से इंटेंसिव सिस्टम इज द मोस्ट सूटेबल, बट यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा करना पड़ेगी, और आपको केयर भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, फिर ही आपको यील्ड भी ज्यादा मिलेगा। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्प, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखें।